देख रहे देवभूमि में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देहरादून के चर्चित राजपुर हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बता दें, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुख्यात शूटर राजन उर्फ जैकी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल हत्या की पूरी साजिश संपत्ति विवाद को लेकर रची गई थी, जिसमें मृतक के सौतेले भाई ने ही सुपारी देकर अपने ही भाई को मौत के घाट उतरवाया था। बता दें आपको, आरोपी ने अपनी प्रेमिका और अन्य साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के उनके निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल सर्विलांस पर लगाए गए और उसके बाद फिर मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब पुलिस फरार अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। सुबह जब इसकी डेड बॉडी मिली थी, उसमें पूर्व में ही पुलिस को संदेह था कि इसकी हत्या की जा सकती है। उस संबंध में पुलिस के द्वारा 103 BNS एक्ट में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था, पर कोई कॉन्क्रीट हमारे पास एविडेंस न होने पाने के कारण पिछले 1 साल से लगातार बच रहे थे। इसमें एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू अभी हुआ है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है उसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और उसके द्वारा पूरे घटनाक्रम को बताया गया है। इसमें अभी इसका साथ देने वाली जो इसकी महिला मित्र है और इसका पूरा मास्टरमाइंड अमित भटेजा, वो अभी लगातार फरार चल रहा है। जल्दी हम उनकी भी अरेस्टिंग कर लेंगे। उनके ऊपर भी अभी रिवार्ड घोषित मेरे द्वारा किया गया है, जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में एसपी सिटी और इनकी पूरी टीम, जिसमें एसओ राजपुर और आईओ द्वारा बहुत बेहतरीन कार्य किया गया। इसको देखते हुए मेरी ओर से उनको प्रॉपर इनाम की घोषणा की गई है पूरी टीम को, और साथ में आईजी रेंज महोदय द्वारा भी इनको इनाम देने की घोषणा की गई है। वहीं चंपावत में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कनल गांव पहुंचकर कृषक सुभाष तगाड़ी के खेत में गेहूं की फसल पर क्रॉप कटिंग का प्रयोग संपन्न करवाया। बता दें आपको, इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार खुद वहां पर और महिला कृषकों के साथ गेहूं की फसल काटते हुए नजर आए, खेत में काम कर रही महिलाओं से संवाद करते हुए नजर आए और उनकी समस्याओं को जाना, उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली। साथ ही मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि महिला कृषकों को कृषि कार्यों में सुविधा प्रदान करने के लिए पावर टिलर और दूसरे जो आधुनिक कृषि यंत्र है वो अवेलेबल करवाए जाने चाहिए। साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कृषक सुभाष ताड़ागी से खेत में उपयोग किए गए बीज, उर्वरक, सिंचाई व्यवस्था और कीटनाशकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का, कौन सा कीटनाशक को इस्तेमाल करते हैं और वो कितना प्रभावशाली है, कितना फायदा इससे किसानों को मिल रहा है। तो वहीं इस मौके पर मुख्य कृषि अधिकारी धनपत कुमार, अपर सांख्यिकी अधिकारी जुगल किशोर पांडे, कृषि राजस्व और सांख्यिकी विभाग के दूसरे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद नजर आए। ग्रामीण भी वहां पर उपस्थित दिखाई दिए। उधर नैनीताल के भवाली सैनिटोरियम रानीघाट बाईपास में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 5 पर्यटकों की मौत की खबर है। बता दें आपको, जंगल का क्षेत्र होने की वजह से वाहन वहां पर काफी समय तक नजर नहीं आया। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से एसडीआरएफ फिर वहां पर टीम के साथ रेस्क्यू करने के लिए पहुंची और उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू हो सका। दरअसल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पर्यटकों की एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें करीब 5 लोग सवार थे और हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और इस रूट पर ज़्यादा आवाजाही रहती नहीं है, इस वजह से काफ़ी देर तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, गौर ही नहीं किया। और जब पता लगा कि एक कार नीचे खाई में गिरी हुई है, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, एसडीआरएफ को इन्फॉर्म किया गया, तब जाकर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन दुख की बात है कि 5 पर्यटकों की इस हादसे में जान चली गई। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं भवाली बाईपास में और यहाँ पे एक बड़ी घटना हो चुकी है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भवाली बाईपास के पास, जहाँ पे एक लखनऊ के जो पर्यटक थे वो घूमने के लिए आए थे और अचानक से जो उनका वाहन है वो गहरी खाई में जा गिरा है और इसमें जो 5 लोग हैं उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भवाली पुलिस सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि हर वक्त जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पे समय से नहीं पहुँच पाती है। अब घटनास्थल में क्या सारी चीज़ें हुई हैं, ग्रामीणों का, लोगों का कहना है कि 3 घंटे हो
चुके हैं, लेकिन उसके बाद से ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। एम्बुलेंस ना आ रही है और ये हमेशा का ही है कि एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंच पाती है, इसलिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जितने भी वो लोग हैं उन लोगों को यहाँ के प्राइवेट वाहन या टैक्सी वाहनों के माध्यम से नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल पहुँचाया गया है। न्यूज़ इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। वहीं पौड़ी गढ़वाल में नगर पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल आरोप ये है कि नगर पंचायत सदस्य अपनी मनमानी पर उतारू हैं, जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नगर पंचायत ने बस्ती और कॉलेज के बीच कूड़ा निस्तारण ग्राउंड बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिसका क्षेत्रवासी लगातार विरोध कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को ये शिकायत है, उनका ये कहना है कि कूड़ा निस्तारण स्थल के ठीक सामने प्राकृतिक जल स्रोत भी मौजूद है, इससे जल प्रदूषण का खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। वहीं ये स्थान मुख्य सड़क के बिल्कुल पास होने की वजह से राहगीरों और आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध का भी सामना करना पड़ेगा, ये भी समस्या है। फिलहाल तो देखिए, क्षेत्रवासियों ने ये मांग की है कि कूड़ा निस्तारण ग्राउंड को आबादी और जो पानी के सोर्सेस है वहां पर उनसे दूर किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्या यहां पर उत्पन्न ना होने पाए। तो यहाँ पर दूषित करके जल को प्राप्त। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड में मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें, लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग राज्य भर में करीब 4000 किलोमीटर सड़कों पर मरम्मत और गड्ढा मुक्त करने का काम कर रहा है, जिसे पूरा करने के लिए 15 मई की अंतिम तिथि भी तय की गई थी। हालांकि बीच बीच में बारिश होने की वजह से काम की स्पीड प्रभावित हुई, कुछ काम अटक गया। फिलहाल तो विभाग देखिए अब इन समस्याओं का समाधान निकालने में जुटा हुआ है, ताकि जल्द से जल्द जहां जो सड़कें अभी भी गड्ढे से भरी हुई है उनको कैसे रिपेयर किया जाए, उनकी मरम्मत करवाई जाए, ताकि मानसून से पहले अधिकतम सड़कों को बेहतर स्थिति में लाया जा सके। दरअसल राज्य सरकार का ये उद्देश्य है कि बारिश के मौसम में लोगों को खराब सड़कों और गड्ढों की वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, ऐसा ना हो, इसी को लेकर विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर काम पूरा करने का निर्देश भी दिया जा रहा है। क्योंकि उसके टेंडर हमने बाद, क्योंकि हम लोगों ने जो बारिश से पहले हम लोग गड्ढा मुक्त करते हैं अपनी सारी सड़कें, उसमें 4000 किलोमीटर करीब जिस पे काम चल रहा है। 15 तारीख लास्ट डेट है उसकी कंप्लीट करने की, जो हम लोगों ने टारगेट रखा था। बीच बीच में बारिश हो जाने की वजह से और बिटुमिन की वजह से थोड़ा वो डिले चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके टेंडर हमने बाद में किए थे, जब रेट ऑलरेडी थोड़े से ज्यादा हो गए थे, तो उस पर इतना इशू नहीं आएगा, उस पर काम चल रहा है। बट जो टेंडर मार्च से पहले के निश्चित रूप से उसमें इशूज आ रहे हैं, तो उसको हम लोग उसका रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं, कैसे उसको हम रिजॉल्व। देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। बता दें आपको, हरक सिंह रावत कहते नजर आए कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उनसे पूछा था कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके बाद उन्होंने पार्टी की टॉप लीडरशिप के सामने अपनी पसंद रख दी है। दरअसल हरक सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने देहरादून जनपद की साहसपुर और धर्मपुर विधानसभा सीट के साथ साथ कोटद्वार विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। साथ ही वो कहते नजर आए, अब फैसला पार्टी नेतृत्व को करना है कि उन्हें किस सीट से टिकट दिया जाएगा। तो वहीं राजनीति के गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई है कि हरक सिंह रावत की नजरें खास तौर पर सहसपुर विधानसभा सीट पर टिकी हुई है और वो 2027 का चुनाव हो सकता है यहीं से लड़े। हालांकि हरक सिंह रावत ने यह भी क्लियर किया कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसका अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान लेगा और अब उसी पर यह बात निर्भर करेगी कि कौन सी सीट उनको दी जाती है। फिलहाल तो राजनीति के गलियारों में उनकी इस दावेदारी के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। वो ठीक है, नहीं मैं केदारनाथ भी चाहता था, रुद्रप्रयाग के लोग भी चाह रहे हैं, मतलब इतना रुद्रप्रयाग के लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप रुद्रप्रयाग चुनाव लड़ने के लिए आओ। मुझे केदारनाथ से बहुत लोगों ने कहा केदारनाथ चुनाव लड़ने के लिए आओ, मुझे कोटद्वार कह रहे हैं लोग चुनाव लड़ने के लिए आओ, टिहरी से हमारे ये टिहरी से कह रहे टिहरी लड़ रहा। लेकिन अब वो ठीक है, अच्छा है कि सब लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूँ, लेकिन अभी मैं अस्पताल आ रहे जी गोदयाल जी मेरी अभी कुछ दिन पहले मेरे प्रीतम भाई से
हम एक दिन गाड़ी में शैलजा जी के साथ बैठे थे, तो हम पे प्रभारी जी ने मुझसे कहा, राव जी एक सीट आप कहाँ लड़ना चाह रहे हो, एक तय कर लो। तो मैं बहुत जल्दी अब फाइनली अपनी इच्छा बता दूंगा, बाकी पार्टी उस मेरी इच्छा को पूरी करती ही नहीं करती है। वहीं पौड़ी में लगातार बढ़ रहे गुलदार के हमलों ने ग्रामीणों की जिंदगी को भय और असुरक्षा के माहौल में धकेल दिया है। बता दें आपको, बीते शुक्रवार को गुलदार के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। फिर शनिवार को पासी के गांव की एक महिला पर भी गुलदार ने हमला किया, जिससे ग्रामीणों में डर और ज्यादा बढ़ गया। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं के बाद आसपास के गांव में रहने वाले छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए। ग्रामीणों का कहना है कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग शाम होते ही घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को लेकर अभिभावकों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कुछ दिनों के लिए गांव के विद्यालय बंद रखने के निर्देश दिए, लेकिन गांव में स्कूल जब बाद में खुलेंगे उसके बाद क्या होगा, क्या तब तक गुलदार पकड़ा जाएगा, उसके बाद बच्चों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तमाम सवाल जो इस समय खड़े हुए हैं। इसमें क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, तो ये एक इमरजेंसी काइंड ऑफ डिसीजन था कि जिसमें किसी भी कीमत पे हम लोग इसको अवॉइड करें, तो इसलिए अभी कुछ स्कूलों को बंद करने के लिए निर्देशित किया गया है। और जैसी स्थिति सामान्य होती है तो उनको एस्कॉर्ट आदि की भी उपलब्धता कराई जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई भी बच्चा स्कूल आते जाते समय या अदरवाइज भी उस पर किसी भी प्रकार की हानि हो। पौड़ी शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर डांडरी गांव के नीचे कमंद गांव में एक वृद्ध को गुलदार द्वारा मृत किया गया है तथा उसका आंशिक रूप से भक्षण भी किया गया है, जिसके क्रम में वन विभाग की टीम वहां मौके पर पहुंची तथा विभागीय कार्रवाई का प्रारंभ किया गया। क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनाक्रोश था और इस स्थिति में जो है संवेदनशील स्थिति को संभालते हुए वन विभाग द्वारा तथा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई। डेड बॉडी को रिकवर करने में थोड़ा समय लगा तथा उसके उपरांत जो है वन विभाग द्वारा क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए, चिन्हित करने के लिए विभिन्न कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर की गई अमर्यादित टिप्पणी से बीजेपी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें, उत्तराखंड भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस हर हार से हताश हो चुकी है, हर जगह से वो अब निराश हो चुकी है। वो उनकी गिरती राजनीतिक सोच को दर्शाती है। लोकतंत्र में बिल्कुल विरोध का अधिकार है, लेकिन देश के सर्वोच्च नेतृत्व के लिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का, शब्दों का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है। जनता बार बार कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को नकार चुकी है, फिर भी कांग्रेस केवल अराजकता और समाज को बांटने की राजनीति से बाहर नहीं निकलना चाहती। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी पर एक अमर्यादित अलोकतांत्रिक टिप्पणी की है, वह निश्चित रूप से कांग्रेस की हताशा, निराशा का ही प्रदर्शन है। आज कांग्रेस राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है। इसके साथ साथ जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं उनको भी कांग्रेस लगातार हारते आ रही है। इसलिए कांग्रेस के नेता हताश हैं, निराश हैं और इस निराशा में इस प्रकार की जो अलोकतांत्रिक भाषा का उपयोग वो कांग्रेस कर रही है, हम समझते हैं कि ये कांग्रेस का कल्चर बन चुका है। वहीं देहरादून में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सार्वजनिक सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की सख्त चेतावनी का उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने स्वागत किया। बता दें, शादाब शम्स ने कहा है कि सीएम योगी का बयान पूरी तरह से धर्म सम्मत है। इस्लाम में भी सड़क पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं माना जाता। साथ ही वो कहते नजर आए, इबादत के नियम होते हैं, इसे हक्कुल इबादत कहते हैं। और वो कहते दिखाई दिए कि मुस्लिम धर्मगुरु भी इस फैसले की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जानबूझकर इसका विरोध करते हुए सच बोलने की हिम्मत ना होने से उनकी दुकान विरोध पर चलती है। वक्फ बोर्ड इस बयान का पूरी तरह से समर्थन करता है। मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार नमाज को लेकर सड़क पर पढ़ने के लिए बयान दिया है, वो पहले भी दे चुके हैं और इस्लाम में भी ये इस्लाम का पार्ट नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ना हर चीज़ का इबादत के कुछ रूल्स होते हैं, इसे कहते हैं हक्कुल इबाद।
इबादत के भी कुछ नियम होते हैं। आप ऐसी गंदे रोड पे सड़क के ऊपर बिछा के थोड़ी पढ़ सकते हैं, और वो भी नमाज जैसी चीज पढ़ रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत हो रही है, रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं और एम्बुलेंस में लोग खड़े हैं, और अगर हमारी वजह से कोई परेशानी किसी को होती है तो आपकी नमाज तो जाया हो ही गई और उल्टा आप गुनाह के मुस्तहिक बन गए। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक अच्छा मुसलमान के नाते हम तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उस बात को स्वीकार करते हैं। और अब उत्तराखंड के अंदर तो आबो हवा पूरी तरह से बदल गई है। देहरादून में आगामी 7 जून को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 12 साल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर बीजेपी उत्तराखंड के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। दरअसल आगामी जून महीने में पर्यावरण दिवस का भी मौका है, जिस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की फिर से शुरुआत होगी। लगातार ये कार्यक्रम 25 जून तक चलेंगे, जिसमें स्वच्छता अभियान और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। तमाम प्रकार के कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार ने खुद इस बारे में जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 7 जून को 12 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। इन 12 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने एक विकास की नई इबारत को लिखने का काम किया है, और हम कार्यकर्ता इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। 5 जून अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस से लेकर के 21 जून योग दिवस तक के कार्यक्रम हमने इस 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोचे हैं। हम जहां एक और विभिन्न प्रेस के माध्यम से जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजना है उनको जनता से अवगत कराएंगे। अल्मोड़ा में 18 जून को सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है और इस ऐतिहासिक मौके को भव्य और गरिमामय बनाने के लिए परिसर में विभिन्न व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल विश्वविद्यालय का ये पहला दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए खास महत्व रखता है। तो वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि दीक्षांत समारोह को यादगार बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएंगी। समारोह को लेकर विद्यार्थियों और शहरवासियों में भी उत्साह का माहौल बना हुआ है। इसकी तैयारी हमने 6 महीने पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन पिछले 2 दिन में महामहिम के पास था लोक भवन नैनीताल में। वार्ता के दौरान मैंने महामहिम से रिक्वेस्ट की कि सर हम भी अपना प्रथम दीक्षांत समारोह करना चाहते हैं। तो मैं आपको बहुत हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड, जो कि हमारे कुलाधिपति भी हैं, हमारे मीन्स पूरे राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, उन्होंने हमें कहा कि आपको जो तिथि निर्धारित की गई है वो 18 जून 2026 है। तो हम 18 जून 2026 के हिसाब से तैयारियां शुरू करने से पहले, मैंने जो अंतिम तैयारियां होती हैं उनके शुरू करने से पहले मैंने सभी आप लोगों को आज यहाँ आमंत्रित इसलिए किया था कि ये सूचना और ये इसका प्रसार हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उनके द्वारा अगर हो तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है और ज़्यादा सही लोग तक पहुँचता है। बद्रीनाथ में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता, कवि और लेखक आशुतोष राणा ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर अपना अनुभव साझा किया। चारधाम यात्रा को सौभाग्य और परम कल्याण का मार्ग बताया। साथ ही बद्रीनाथ में उमड़ी श्रद्धा और व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए उन्होंने प्रशासन और सुरक्षा बलों दोनों का आभार व्यक्त किया। कहते नजर आए वो कि जवान श्रद्धालुओं और भगवान के बीच सहायक बनकर इस यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुगम बना रहे हैं, इसलिए उनकी तारीफ करना बनता है। अभी पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है और कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में हमारे 4 धाम की यात्रा करना परम कल्याण का कारण होता है। और ये मेरे परम सौभाग्य पर भगवान की कृपा से कि केदारनाथ जी के आज दर्शन हुए, श्री बद्रीनाथ जी के आज दर्शन हुए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर व्यवस्था देखी और मैं ये देख कर बड़ा आनंदित हूँ कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं।
लेकिन किसी को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई। और भक्त और भगवान के बीच में पुलिस व्यवस्था जो है, CISF जो है, वो बीच में नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो भक्त और भगवान के बीच के जितने भी अवरोध होते हैं उसे बहुत शांति और कुशलता के साथ बहुत प्रेम पूर्वक निपटा रहे हैं। तो ये एक बड़े आनंद का विषय है। तो इसके लिए मैं इस पूरे प्रशासन का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा स्नेह और ऐसा समर्थन, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर की दूरी से लोग यहाँ पर आते हैं और अपने भगवान के दर्शन करने के लिए, तो ये बड़ा परम आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बढ़ेंगे खबर में आगे। देहरादून की बात करते हैं, जहां पर नर्सिंग एकता संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार से भविष्य में पारदर्शी, न्याय संगत और स्थायी भर्ती नियमावली लागू करने की मांग की। बता दें आपको, यहां पर देहरादून में अभ्यर्थियों ने इकट्ठा होकर ये कहा है कि इस साल 2020 में लगभग 3000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी। वरिष्ठता के आधार पर चयन किए जाने से कई जूनियर और योग्य उम्मीदवारों के साथ असमानता बरती गई, जिसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार नियमों में बदलाव किया जाता है। उससे कुछ अभ्यर्थियों को 2-2 बार तो अवसर मिल जाते हैं, लेकिन बाकियों का क्या? कई योग्य उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो कि चयन से वंचित रह जाते हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने अब ये मांग की है कि भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को वर्षवार भर्ती प्रणाली के तहत संचालित किया जाना चाहिए, ताकि हर साल के अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल सके और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट बनी रहे। सरकार से ये मांग है हमारी कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, 2020 में जो नियमावली बनी थी उसमें सरकार ने 3000 भर्ती निकाली थी। तो 3000 भर्ती कैसे निकाली थी? आधा पहले तो उन्होंने एग्ज़ाम के लिए वो किया था, 2600 पोस्ट आई थी एग्ज़ाम के लिए। उस समय हम पूरी तरह एग्ज़ाम के लिए तैयार थे। हम उस समय वर्षवार हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि 14-15 साल बाद तो भर्ती आई थी नर्सिंग की, तो हम पूरी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक से जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने क्या किया कि धरना शुरू कर दिया कि इस भर्ती को वर्षवार कराने की वो करो। हमने कोई विरोध नहीं किया, हम भी उनके साथ खड़े रहे कि ये वर्षवार होनी चाहिए। लेकिन अब उसमें जो हमारे सीनियर्स छूट गए हैं, जैसे जो अभी धरना चल रहा था 6 महीने हो गए, वो छूट गए हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों? अब हमारी ये मांग है कि अब जैसे सरकार से ये मांग है हमारी कि ये हमेशा के लिए वर्षवार कंटिन्यू करें, ये नियमावली चेंज ना करें जो नियमावली बनी है, ताकि पारदर्शिता सबको मौका मिले। जो हमारे जूनियर हैं, जैसे हमारे जूनियर हैं सब 24-25 के हैं, ये भी वर्षवार के लिए चाहते हैं। ये पेपर नहीं दे सकते थे, ये भी पेपर दे सकते हैं, इनके पास भी काबिलियत है, लेकिन नहीं। हमें सरकार से ये मांग है कि हमको हमेशा के लिए वर्षवार करें, ताकि धीरे धीरे करके वो। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने SIR प्रक्रिया को लेकर बयान दिया और कहा कि SIR प्रक्रिया को लेकर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है, ताकि किसी भी समर्थक का वोट गलत तरीके से ना कटने पाए, ना ही कोई फर्जी वोट जुड़ने पाए। साथ ही आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार विपक्ष के वोट कटवाने में लगी हुई है, इसलिए कांग्रेस जिला स्तर से लेकर ब्लॉक और विधानसभा के अलग अलग पॉकेट्स तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। साथ ही कहा, BLA 1 और 2 कार्यकर्ताओं को खास तौर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वोटर लिस्ट प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे, पारदर्शी बनी रहे। हम जिलों में प्रशिक्षण SIR के साथ साथ ये आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को वो उचित प्रशिक्षण मुहैया कराएं जिसके आधार पर उनके पक्ष के वोट न कटें। ये सभी करते हैं। तो हमारे दल ने भी, और ख़ास करके इस स्थिति में जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बात पे लगी हो कि विपक्षियों के वोट काटे जाएं, उस पर हमारा ये ध्यान और मजबूती के साथ इस काम पर रहना चाहिए। इसी के चलते हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हम प्रत्येक ज़िले में जितने भी हमारे BLA 1 और 2 हैं उनको प्रशिक्षित कर सकें। हम जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके बाद हम ब्लॉकों तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग पॉकेट्स में जहां पर इसकी आवश्यकता महसूस होगी प्रशिक्षण की, वहां तक हम प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाएंगे। चलिए इसके साथ देवभूमि में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।